हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के लेसन नंबर 1 के बारे में। तो लेसन नंबर 1 यूनिट नंबर 1 का मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। जिसने तक प्रीवियस वीडियोज ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लेसन नंबर 2 के बारे में। अकॉर्डिंग टू सीरीज देखें तो वैसे यूनिट नंबर 2 का लेसन नंबर 1 है, ठीक है, जहां पे हम बात करने वाले हैं बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में। यानी कि यहां पे हम मेनली बात करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं बैंक्स के फंक्शंस को। अगर मैं बैंक्स की बात कर रहा हूं, यानी कि बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा हूं, तो बैंक्स जो है ना वो मीडिएटर है किनके बीच का, बोरोवर और लेंडर के बीच का। यानी कि बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास सरप्लस अमाउंट में फंडिंग है ना, मतलब जिनके पास खर्चे इतने नहीं, जिनके पास पैसे हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका कुछ ना कुछ पैसा बच जाता है, यानी कुछ ना कुछ सेविंग्स हो जाती है, वो पैसा अपना बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। अब बैंक उस पैसे से करता क्या है कि जो भी पैसा हमारा बैंक में रखा हुआ है, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट है, बैंक उस पैसे को उनको दे देता है बोरोवर को। यानी कि हम हो गए लेंडर, जिन्होंने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, बैंक का मीडिएटर, बैंक उस पैसे को लोन पे दे देता है जिन लोगों को लोन की जरूरत है, चाहे वो कंज्यूमर्स हो चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो, यानी कि कंपनीज हो या फिर डिस्पोजेबल तौर पे अगर खर्चे करने के लिए अगर किसी कंज्यूमर को भी लोन चाहिए उनको भी लोन मिल जाता है। तो ये बैंक का मेन काम है। अब बैंक क्या करता है, उन लोन के बदले क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, जिन भी लोगों ने उधार ले रखा है, और फिर उस उधार का कुछ हिस्सा यानी कि बहुत ही कम हिस्सा किनको दे देता है, लैंडर्स को, जिन्होंने अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है। तो ये तो हो गया बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, है ना। यानी कि बैंक जो है वो एक तरह से क्या है, फिर बोलूंगा मीडिएटर, बोरोवर और लैंडर के बीच में। क्योंकि अगर मैं एज अ सेवर, मुझे सेविंग करनी है, मैं सेविंग करता हूं, मेरे को कुछ और तरीका नहीं मिलता इन्वेस्टमेंट करने का, तो मैं बैंक्स की हेल्प ले सकता हूं। बैंक में जाके एफडीज कर सकता हूं, फिक्स डिपॉजिट, या फिर बैंक में सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी ले सकता हूं, जो कि मैं मानता हूं कि बहुत ही कम मिलता है। क्योंकि बैंक का जो एफडी का रेट है ना वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन रेट को बीट करता है। तो लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट तो है, क्योंकि रिटर्न्स मुझे वहां से भी क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। और बैंक को अब आके बैंक की मर्जी उस पैसे क्या करता है, ठीक है, किन बोरोवर्स को बैंक को पैसा दे रहा है। तो ये तो हो गया बैंक का मेन फंक्शन, इसे बोलते हैं कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन। लेकिन बैंक एक और है, उसको हम क्या बोलते हैं, आरबीआई, ठीक है, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो ये हमारा बैंक है, इसको हम बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं। यानी कि क्या आरबीआई में किसी आम आदमी का खाता होता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं भैया हमारा तो नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, बैंक जो बैंक होते हैं ना उनका खाता होता है किसमें, आरबीआई में। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो छोटे छोटे बैंकों को, छोटे छोटे कमर्शियल बैंकों को रेगुलेट करने का काम करती है। आरबीआई की गाइडलाइन सारी कमर्शियल बैंक्स को फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो प्राइवेट है, मल्टीनेशनल है, फॉरेन बैंक है, कोई भी बैंक है उसे आरबीआई की गाइडलाइंस माननी होगी। और ऐसा आरबीआई इसलिए करती है ताकि जो आम जनता का पैसा है वो बैंक्स के अंदर क्या रहे, सेफ रहे। लेकिन फिर भी हमने पिछले कुछ पास्ट डिकेड्स में ऐसे इवेंट देखे जब बैंक्स फ्रॉड कर देती हैं, बैंक पैसा लेके भाग जाती हैं, या फिर कुछ ऐसे बोरोवर्स को पैसा दिया जाता है जो कभी भी अपना लोन नहीं चुका पाते। तो इसमें नुकसान किसका होता है, आम आदमी के पैसे का, ठीक। ऐसे में बहुत से केसेस देखे हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि बैंक जो है वो कंप्लीटली सेफ एसेट्स है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं इस यूनिट नंबर 2 के लेसन नंबर 1 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, कि कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो पहला जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, रिकॉल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स, जिसको हम आज डिस्कस भी करेंगे कि अलग अलग प्रकार के बैंक कौन कौन से होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, अंडरस्टैंड एंड डिस्टिंग्विश द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज बाय बैंक्स। अब जो बैंक्स हैं वो अलग कौन कौन सी सर्विस हमें प्रोवाइड करती है। वैसे मेन फंक्शन तो आपको बता चुका, लेकिन इसके अलावा भी बैंक हमें बहुत सी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हमें उसके बारे में बात करनी है, उसे समझना है और डिस्टिंग्विश भी करना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव।
तीसरा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? गेट नॉलेज ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स। फिर हमें नॉलेज चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट अकाउंट, क्योंकि बैंक में हम बहुत सारे तरह के डिपॉजिट करते हैं, जैसे कि आरडी जिसको हम रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं बैंक के अंदर, वो सब हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है? एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन। बात है लोन के भी प्रकार होते हैं, बिल्कुल मेरे भाई, लोन के भी टाइप होते हैं, उन लोन के टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे मेजर 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें इस कंप्लीट चैप्टर में क्या करने हैं? डिस्कस करने हैं। सबसे पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स को, यानी कि बैंक्स कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पहला पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ये हमारे इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक, हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक, जिसका मेन काम क्या है? बैंकों को मैनेज करना, बैंकों को रेगुलेट करना, ताकि बैंक किसी भी तरह का फ्रॉड ना करे, स्कैम्स ना करे आम जनता के साथ। मैं कह सकता हूं कि जो आरबीआई है वो रेगुलेटरी बॉडी है हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। तो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री इज ऑल्सो कॉल्ड बैंकर्स बैंक। इसको हम बैंकर्स बैंक के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक बैंक का अकाउंट होता है। अगर बैंक को किस तरह की दिक्कत है, वो किसके पास जाएगी? आरबीआई। बैंक को किस तरह की पैसे की दिक्कत आ गई तो किसके पास जाएगी पैसे मांगने, बोरोइंग के लिए? आरबीआई के पास। ठीक है, हम उन अलग रेट्स की बात भी करेंगे, यानी कि बैंक जो है ना वो आरबीआई से लोन भी लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आरबीआई भी गवर्नमेंट के कहने पर, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बैंक भी है, ठीक है, तो वो बैंकों से लोन लेती है गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी एक ऐसी कंट्री रही है, ठीक है, जहां पे हमेशा हमें बजट डेफिसिट देखने को मिलता है। अब जिनको नहीं पता बताए तो बजट डेफिसिट का मतलब होता है कि नुकसान, गवर्नमेंट की जितने रिवेन्यू नहीं है ना उससे ज्यादा गवर्नमेंट के खर्चे हैं। तो अब बात आई, जब रिवेन्यू से ज्यादा गवर्नमेंट का खर्चा होगा, या फिर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोगों की इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो आप कैसे करोगे उन एक्सपेंडिचर को? आपको कहीं ना कहीं डेट पे, यानी कि उधार पे निर्भर रहना पड़ेगा। तो वही काम बैंक्स भी करती हैं, ठीक है, यानी कि आरबीआई करती है गवर्नमेंट के लिए, वो बैंक से उधार मांगती है और गवर्नमेंट को पैसा देती है। बाकी अलग अलग सोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास हमारी गवर्नमेंट चाहे तो वो इंटरनेशनल बैंक या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ बोलते हैं उसे, ठीक है, वहां से भी उधार मांग सकती है। बहुत से तरीके होते हैं डेट लेने के, पर एक तरीका ये भी होता है। इट्स फंक्शनिंग इज रेगुलेटरी इन नेचर। इसका फंक्शन कैसा होता है? रेगुलेटरी इन नेचर, एज इट रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल अदर बैंक्स, क्योंकि ये सारे दूसरे बैंक्स के फंक्शन को चेक करती हैं ऑपरेटिंग इन इंडिया, जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है। तो ये मेजर काम है किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसके अलावा अलग अलग फंक्शंस है, करेंसीज इशू करना, ठीक है, मनी सप्लाई कंट्रोल करना, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन ये कुछ मेजर फंक्शंस का नाम लिया मैंने किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। बाकी इसके बारे में आगे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या आता है? कमर्शियल बैंक्स। अब मेनली जो लोग है ना, दो ही बैंक्स को जानते हैं, या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, आरबीआई को जो करेंसी इशू करती है, ठीक है, बाकी इसके और भी काम बताया मैंने आपको। कमर्शियल बैंक्स ऐसे बैंक्स हैं, ठीक है, जो एक तरह से मान सकते हो फाइनेंस को, यानी पैसे को घुमाने का काम करती है, ठीक है, कि भाई जो डिपॉजिटर है उनसे डिपॉजिट ले लिया, ठीक है, उन्हें थोड़ा सा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, वो पैसा कहीं और उधार पे लगा दिया, ठीक है, वहां से ज्यादा इंटरेस्ट ले लिया। तो ये मेन काम किसका है? बैंक्स का, ठीक है। तो ये सबसे मेजर काम है। उसके अलावा अदर सर्विसेज जो बैंक जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे बैंक किन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? लोन्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, डिपॉजिट हमारा पैसा रखती है, यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू, हम अपने पैसे को स्टोर कर सकते हैं बैंक के अंदर। सेफ और इंस्ट्रूमेंट है, अगर अदर इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से लिक्विडिटी हाई रहती है, आप जब भी जाओ तो अपने सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो, बट एक लिमिट के अंदर, एक लिमिट होती है यहाँ पे भी, यानी कि हमारा पैसा, ठीक है, हमारी मर्जी, लेकिन आरबीआई की लिमिट होती है, हम उससे फालतू एक दिन में अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। और भी इधर काम है, जैसे एटीएम्स वगैरह हो गए, नेट बैंकिंग वगैरह हो गया। आजकल तो बैंक्स ने ट्रांजैक्शन करना जो है ना काफी इजी कर दिया है, कि लोगों को ना बहुत कम केसेस में बैंक में जाने की जरूरत पड़ती है, लोग घर बैठे बैठे अपना वो काम कर सकते हैं, ठीक है, इतना इजी हो गया है। तो वो सब क्यों है? क्योंकि बैंक्स जो है वो अलग तरह की सर्विसेज हम आम लोगों को प्रोवाइड करती है। तो कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहा हूं, तो इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्राइमरीली एंगेजेस इन द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। जो पहले करती क्या है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है फ्रॉम इंडिविजुअल से, एंड ऑफर्स वेरियस लैंडिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। और फिर जो लैंडिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें उस पैसे को लगाती
आती है। अब इसमें दो तरह के बैंक्स हैं, ए है शेड्यूल्ड और ये है नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। तो दो तरह के बैंक होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं फॉरेन बैंक में, मल्टीनेशनल बैंक में और कमर्शियल बैंक में, ठीक है। और फिर हमारे पास दूसरे क्या आते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। तो दोनों तरह के बैंक्स जो है हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। और ये दोनों क्या है, टाइप्स हैं किसके, कमर्शियल बैंक्स के। अब जैसे हम कमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूँ तो SBI, ठीक है, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, ये सारे क्या हैं, कमर्शियल बैंक्स ही तो है अलग अलग, ठीक है। और इन सबको तो ध्यान रखना, चाहे कोई इंटरनेशनल बैंक है, चाहे कोई फॉरेन बैंक है, कोई भी बैंक है, अगर वो इंडिया में काम कर रहा है तो उसे RBI की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक जरूरी स्टेप है, क्योंकि हम सब जानते हैं, अगर मैं आगे डिफाइन करूंगा, अभी तो दो तरह के बैंक्स पढ़ेंगे हम, इसको बाद में देखते हैं। पहले एक पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं, PSB। इसका बेस्ट एग्जांपल है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि PSB पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जहां पे बैंक का 50% कैपिटल या फिर 50% एसेट का कंट्रोल, 50% से ज्यादा है, 50% के आसपास जो कंट्रोल है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, जिसकी वजह से इसे क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, ठीक है। और ये सब जो बैंक है ना, ये कहीं ना कहीं वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए, कि लोगों को लोन सस्ते रेट पे आपने प्रोवाइड कर दिया। आपने जनरली देखा होगा कि जो गवर्नमेंट के बैंक है, जैसे SBI वगैरह हो गए, या फिर जो बाकी बैंक HDFC, ICICI, इन सब का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एज कम्पेयर टू हाई होता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट बैंक्स या फिर PSU बैंक्स। जो मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, तो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग जो हम इसे बोलते हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जो मैं बात कर रहा हूं, तो ये वो बैंक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव, कि भाई प्रॉफिट बनाना है, अच्छा पैसा बनाना है, उसके लिए हम जो है बिजनेस रन कर रहे हैं। वो बैंक्स को एज अ बिजनेस देखते हैं और वहां से अच्छा पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका जनरली हाई होता है। जो भी प्राइवेट बैंक से लोन लेते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली में क्या देखने को मिलता है, हाई ही देखने को मिलता है। तो ये दो तरह के बैंक मैंने आपको एक्सप्लेन किए, एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो भाई हम सब जानते हैं कि जहां पे गवर्नमेंट का रोल आता है वहां पे सर्विसेज थोड़ी सी चीप क्वालिटी हो जाती है। जैसे मैं SBI की बात कर रहा हूं, किसकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। कभी यहाँ पे जाना, आपको अच्छा खासा क्राउड मिलेगा, सर्विसेज काफी पुअर क्वालिटी की मिलेगी, हो सकता है काफी बेकार क्वालिटी की, ठीक है। मतलब एक एक काम को ना, एक होता ना कि गवर्नमेंट का काम लटकाते रहते हैं ये लोग, तो वही सेम सिस्टम है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं प्राइवेट बैंक्स की, तो जी वो तो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, तो जब तक वो अच्छी सर्विसेज नहीं देंगे कोई भी उनके बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जनरली जो भी प्राइवेट बैंक्स हैं वो हमेशा एक हाई सर्विस देने की कोशिश करते हैं। तो ये बेनिफिट हो गया प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का। इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे जो हमने एक्सप्लेन नहीं किया था, वो क्या था, रीजनल रूरल बैंक्स, RRB। ये वो बैंक है जो रूरल एरियाज में खुले जाते हैं। आप सबको पता है ना, एरियाज दो तरह के होते हैं, अर्बन और रूरल। अर्बन एरियाज जिनको बोलते हैं शहरी एरिया, जहां पे इजीली सारी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल होती हैं। लेकिन जहां पे बात करते हैं रूरल एरियाज की, वहां के लोगों को, पहले के लोगों को बैंकिंग सिस्टम की समझ नहीं होती थी, उन्हें बैंक्स में इतना ट्रस्ट नहीं था। तो बैंक्स पे भरोसा दिलाने के लिए या फिर बैंकिंग सिस्टम को इजी करने के लिए ये आया था RRB, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक। यानी कि ऐसे बैंक जो हेल्प करते हैं पिछड़े इलाकों में बैंकिंग सिस्टम डेवलप करने में, इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप करने में। या फिर जैसे मान लो रूरल एरियाज में कुछ फार्मर वगैरह रह रहे हैं, तो फार्मर वगैरह को कोई लोन चाहिए फार्मिंग वगैरह करने के लिए, तो कहाँ से मिलेगा, इन बैंक्स के जरिए, रूरल बैंक्स के जरिए। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट स्पेसिफिकली एड्रेस द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दोज रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज। यानी कि ये जो RRBs हैं, ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों की हेल्प करती है, उन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, ठीक है, जो लोग रिसाइडिंग यानी कि रह रहे हैं रूरल एरियाज के अंदर, एंड दोज हु आर सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, यानी कि जिनको एक तरह से बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं सोशल लेवल पे, तो उन सब तक ये सर्विसेज पहुंचाने का काम किसने किया, RRB ने। तो ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की तारीफ वाली बात है। गवर्नमेंट ने ग्रामीण इलाकों में भी बैंकिंग सिस्टम पहुंचाने के लिए, उसे ईजी करने के लिए ऐसे बैंक्स ओपन किए, ताकि लोग बैंकिंग सिस्टम को समझ पाए, उनकी सर्विस को यूज कर पाए, अपने पैसे को सेव कर पाए, सस्ते रेट पे लोन वगैरह ले पाए। क्योंकि पहले तो भाई जमींदारी सिस्टम होता था, तो वहां पे तो लोन बहुत मुश्किल से मिलता था, और मिलता भी था तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। यानी कि एक तरह से कहीं ना कहीं कोशिश करती थी कि जो आम पब्लिक है या फिर जो आम किसान है उसे क्या कर दो, फंसा दो, किसी से फंसा दो डेट ट्रैप्स में। तो उन सब से गवर्नमेंट ने किसानों को बचाने के लिए ये सारी स्कीम्स जो है वो चलाई थी।
इसके बाद हमारे पास 6th पॉइंट क्या आता है, कोऑपरेटिव बैंक्स। ये तो लोग अपनी मर्जी से खोलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी सुना होगा आपने, कोऑपरेटिव बैंक सुना होगा कि कुछ लोगों ने मिलके, ठीक है, एक बैंक ओपन कर लिया कि भाई वहां पे हम सबकी सेविंग इकट्ठी रहेगी और उस सोसाइटी के अंदर जो भी पर्सन मेंबर है और अगर उसको कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आई, फाइनेंशियल नीड आई, तो वहां से वो एक सस्ते या फिर चीप इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेके अपने उस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। इसके बाद 7th क्या आता है, फॉरेन बैंक्स। ऐसे बैंक्स जो फॉरेन के हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि इनको भी आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने बोला ना हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, इंडिया के अंदर जो भी बैंक्स रन करेंगे उन्हें इंडिया के जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, ठीक है, उसकी पॉलिसीज को मानना होगा, उसकी गाइडलाइंस को मानना होगा। इसके बाद हम समझते हैं अगला फैक्टर, डेवलपमेंट बैंक्स। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि डेवलपमेंट बैंक्स क्या होता है, ठीक है, 1 मिनट वेट करना। चलो फिर अब हम आगे बात करते हैं। किसकी बात करता हूं मैं, डेवलपमेंट बैंक्स की। डेवलपमेंट बैंक्स जो है ना वो एक तरह से जब इंडिया ने आज़ादी हासिल की थी, यानी कि 1947 के आसपास बनाए गए थे, क्योंकि उस टाइम पे ऑलमोस्ट हमारे जो सारे सेक्टर थे, चाहे वो प्राइमरी हो जिसमें मेनली एग्रीकल्चर की बात करते हैं, सेकेंडरी हो मैन्युफैक्चरिंग हो, टर्शरी यानी कि सर्विस सेक्टर हो, ये सारे कहीं ना कहीं लैक कर रहे थे, सारे पिछड़े हुए थे। तो उन सारे सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए क्या बनाया गया, डेवलपमेंट बैंक्स बनाए गए कि भाई जिन भी सेक्टर्स को अगर डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए फाइनेंसेस की जरूरत है, कुछ आइडियाज वगैरह चाहिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये डेवलपमेंट बैंक्स जो है वो बनाए गए थे, ठीक है, चाहे वो कोई भी सेक्टर क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्री हो, सर्विस सेक्टर बेस्ड इंडस्ट्री हो, सबकी हेल्प करते थे ये डेवलपमेंट बैंक्स। इसका नाम ही रखा गया था डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। इसके बहुत से टाइप भी थे और अलग डिपार्टमेंट्स बना रखे थे कि भाई एग्रीकल्चर को ये वाला बैंक हैंडल करेगा, ठीक है, इंडस्ट्रीज को ये, सर्विस सेक्टर को ये, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ये, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना अलग की गई थी। एक होता है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। अब इनका मेन काम क्या होगा, ट्रेड देखना। अब सबको पता है ना भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जब हम अपनी डोमेस्टिक कंट्री से फॉरेन कंट्री में गुड्स या सर्विसेज को सेल करते हैं, और इंपोर्ट जब वहां से खरीदते हैं। और आज भी हमारी कंट्री ऐसी है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है हमारी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, क्योंकि हम आज भी एक्सपोर्ट कम करते हैं और जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा करते हैं फॉरेन कंट्री से। तो उन सारी ट्रेड को ईजी रखने के लिए जो है ना ये बैंक बनाया गया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। इसके बाद जो 10th पॉइंट है वो क्या है, हाउसिंग बैंक। हाउसिंग बैंक का मतलब क्या है, ये बैंक जो है ना वो हेल्प करता था लोगों को अपना घर डेवलप करने में, प्लॉट्स खरीदने में। अगर किसी को लोन वगैरह चाहिए तो वो सब जो है वो हाउसिंग बैंक की सहायता से वो लोन वगैरह ले सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम करना है वो कर सकते हैं। तो इन सब कामों के लिए जो है ना हाउसिंग बैंक बनाया गया था। तो ये अलग तरह के बैंक है। ये तो आप लोगों को पता होगा, मेन तो आपने मेरे सबसे 4 टाइप पढ़े रखे होंगे। आरबीआई सबको पता होगा, ठीक है, कमर्शियल बैंक सबको पता होगा, मैं मानता हूं पब्लिक सेक्टर बैंक सबको पता होगा, आरआरबी सबको पता होगा, और जो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर बैंक सबको पता होगा। बाकी सब आप लोगों ने थोड़े बहुत नाम सुने होंगे, ठीक है। और ये मैंने आपको आज डिफाइन भी कर दिया। ये था हमारा पहला वीडियो जहां पे हमने बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में ये समझा कि टाइप्स ऑफ बैंक्स कौन कौन से होते हैं और सबके अपने अलग अलग फंक्शंस हैं, अपने अलग अलग काम हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना है उतार सकता है, मैं ड्रॉइंग बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार लें।